क्लास 12 की सोशली के इस पीरियड में लेसन नंबर 7 का लास्ट पार्ट करेंगे। हम जनसंपर्क के साधनों पर बात कर रहे थे कि जनसंपर्क के साधन हैं, जनसंचार के साधन हैं, उससे किस तरह से समाज में परिवर्तन आया है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। और उसमें हमने रेडियो, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल, आकाशवाणी, दूरदर्शन, इन सब पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए टेलीविज़न पर चर्चा करेंगे कि 1951 में भारत में केवल एक ही राज्य नियंत्रित टीवी चैनल दूरदर्शन था। 1998 तक लगभग 70 चैनल हो गए। 91 में एक ही चैनल था, राष्ट्रीय चैनल, और 91 से 98 तक इस कदर बदलाव आया, इतना तीव्र गति से बदलाव आया कि आज 1998 तक 70 चैनल हो गए। और 1990 के दशक के मध्य भाग से गैर सरकारी चैनलों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। और आज 70 नहीं, आज तो अगर हम देखें तो आज हमारे जो चैनल्स हैं वो उनकी संख्या का कोई निश्चित संख्या नहीं है। नित्य नए नए चैनल डेवलप होते चले जा रहे हैं। आज लगभग मैं समझता हूँ कि 400-500 चैनल क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल्स को मिलाकर, और हर भाषा के अलग अलग चैनल्स हैं आज। और एक एक नहीं, मतलब आज लगभग 400 से 500 के बीच चैनल हमारे 2020 के आते आते, यानी कि 91 में एक ही चैनल था, राष्ट्रीय चैनल। 91 के बाद 98 तक उनकी संख्या 98 में जो है वो 70 चैनल की हो गई। और 97 से 98 के बाद यदि हम 2020 तक की बात करें तो आज 400 से 500 चैनल हमारे देश के अंदर, लगभग 350-350 चैनल तो आराम से हमारे देश के और विश्व के तमाम चैनल हमारे से कनेक्ट हैं। हमारे दूरदर्शन पर, आकाशवाणी पर, या जो हमारा डिश एंटीना है उसके माध्यम से हमें प्रोवाइड होते हैं। लगभग 300-350 नहीं, मैं तो कहूँगा कि 400 से 500 चैनल हैं। जो अगर हम पूरे विश्व के चैनल की बात करें तो वो सारे चैनल हमें आज डिश और ये केबल टीवी के माध्यम से हमें प्राप्त हैं। और आज हर घर में आप देखें तो 56% का मतलब यह है कि 55 से 60% पूरी दुनिया के लोगों के घरों तक जो है वो सैटेलाइट सब्सक्रिप्शन का मतलब है, ये जो डिश एंटीना है या जो केबल नेटवर्क है उसके माध्यम से हमें 56%, हमारे देश की, विश्व की कुल आबादी का 56% जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इन चैनलों के हैं, सैटेलाइट चैनल्स के हैं, जो हमें सैटेलाइट के थ्रू आज हमें घर घर मिल रही है। 1991 की खाड़ी युद्ध ने, जिसने CNN चैनल को लोकप्रिय बनाया, और उसी वर्ष हांगकांग के हॉम्पो हचिनसन समूह द्वारा प्रारंभ किए गए स्टार टीवी ने भारत में गैर सरकारी उपग्रह चैनलों के आगमन का संकेत दिया था। आज हमारे देश में न केवल हिंदुस्तान के नेशनल के अलावा और तमाम स्थानीय और क्षेत्रीय चैनल सक्रिय रूप में काम कर रहे हैं, बल्कि आज तमाम विदेशी चैनलों को भी हमारे देश में दिखाया जाता है। और हम विदेशी चैनलों के माध्यम से विदेशी घटनाओं को और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को हमें समझने का अवसर मिलता है। आज जहां 2000 तक आते आते भारत में 40 गैर सरकारी केबल और उपग्रह चैनल उपलब्ध हो चुके थे, जिनमें से कुछ ऐसे भी थे जो केवल क्षेत्रीय भाषाओं के प्रसारण पर ही केंद्रित थे, जैसे सन टीवी, ईनाडू टीवी, उदय टीवी, राज टीवी और एशिया नेट। इस बीच जी टीवी ने भी कई क्षेत्रीय नेटवर्क शुरू किए जो मराठी, बांग्ला और अन्य भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, यानी कि जो स्टार है, जी टीवी है, ई टीवी है, इन्होंने आज अपने क्षेत्रीय भाषाओं में भी चैनल शुरू किए हैं। तो आज इस चैनल्स की दूरदर्शन पर बाढ़ सी आ गई है। और ये सब सैटेलाइट जो सब्सक्रिप्शन है, जो सैटेलाइट माध्यम है, उसके माध्यम से ये सब सूचना क्रांति में एक जो है बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिल रहा है। 1980 के दशक में जहाँ एक और दूरदर्शन तेजी से विस्तृत हो रहा था, वहीं केवल टेलीविज़न उद्योग भी भारत के बड़े बड़े शहरों में तेज़ी से पनपता जा रहा था, और अन्य भाषाओं में कार्यक्रम बड़े बड़े शहरों में तेज़ी से पनपता जा रहा था। VCR ने दूरदर्शन की एकल चैनल कार्यक्रम व्यवस्था के अनेक
कलाओं को प्रस्तुत करके भारतीय दर्शकों के लिए मनोरंजन के विकल्पों में कई गुना वृद्धि कर दी। दूरदर्शन के बाद फिर आया एक वीसीआर। उस वीसीआर के माध्यम से, एक वीडियो कैसेट के माध्यम से हम इकट्ठे होकर अपना एंटरटेनमेंट करने लगे, मनोरंजन करने लगे, और उससे एक बहुत बड़ा चेंज मनोरंजन की दुनिया में आया। सामाजिक बैठक कक्षों में वीडियो कार्यक्रम देखने की सुविधा में भी तेज़ी से वृद्धि हुई। आज वीडियो कार्यक्रमों में अधिकतम देशी और आयातित दोनों प्रकार की फिल्मों पर आधारित मनोरंजन शामिल था। 1984 तक मुंबई और अहमदाबाद जैसे नगरों में उद्यमी एक दिन में अनेक फिल्में प्रसारित करने के लिए अपार्टमेंट भवनों में तार लगाने लगे। यानी कि उसके बाद केबल का प्रचार प्रसार हुआ। लोगों ने क्षेत्रीय आधार पर अपना केबल नेटवर्क सिस्टम शुरू किया, जिससे घर बैठे लोगों को, जब ये डिश एंटीना नहीं थे, है ना, तब क्या करते थे, तब केबल टीवी के माध्यम से टीवी को कनेक्ट कर दिया गया था, और वहाँ जो केबल टीवी का जो कंट्रोल रूम था, वहाँ से तमाम मूवी, सॉन्ग्स और तमाम एंटरटेनिंग प्रोग्राम वहाँ से प्रसारित होते थे, जिन्हें हम अपनी घरों में 24 घंटे देखते रहते थे। निजी घरों और सामुदायिक बैठक कक्षों में वीडियो कार्यक्रम देखने की सुविधा में भी तेज़ी से वृद्धि हुई। वीडियो कार्यक्रमों में अधिकतर देशी और आयातित दोनों प्रकार की फिल्मों पर आधारित मनोरंजन शामिल था। 1984 में 100 थी, बढ़कर 1998 में 12, 88 में 1200, 92 में 15,000 और 99 में लगभग 60,000 हो गई केबल चलाने वालों की संख्या। यानी कि ये केबल नेटवर्किंग एक तरह से एक रोज़गार के रूप में डेवलप हुआ, ये मनोरंजन का साधन, और बहुत सारे लोगों ने, स्थानीय लोगों ने अपना केबल नेटवर्किंग सिस्टम करके अपनी आय कमाना शुरू किया। स्टार टीवी, एमटीवी चैनल, सोनी जैसे अन्य राष्ट्रीय पाराराष्ट्रीय टेलीविज़न कंपनियों के आ जाने से कुछ लोगों को भारतीय युवाओं और भारतीय संस्कृति पर उनके संभावित प्रभाव के बारे में चिंता हुई। लेकिन अधिकांश पाराराष्ट्रीय टेलीविज़न चैनलों ने अनुसंधान के माध्यम से जान लिया है कि भारतीय दर्शकों के विविध समूहों को आकर्षित करने में चित परिचित कार्यक्रमों का प्रयोग ही अधिक प्रभावशाली होगा। सोनी इंटरनेशनल को की प्रारंभिक रणनीति ये रही कि हर सप्ताह 10 हिंदी फिल्में प्रसारित की जाएं, और बाद में जब स्टेशन अपने हिंदी कार्यक्रम तैयार कर ले, तब धीरे धीरे उनकी संख्या घटा दी जाए। अब अधिकतर विदेशी नेटवर्कों ने या तो हिंदी भाषा के कार्यक्रमों का एक हिस्सा हो गए और नया हिंदी चैनल ही शुरू कर दिया है। स्टार स्पोर्ट्स और ESPN दोहरी कमेंट्री अथवा हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी ऑडियो साउंड ट्रैक चलाते हैं। बड़ी कंपनियों ने बांग्ला, पंजाबी, मराठी और गुजराती जैसी भाषाओं में विशिष्ट क्षेत्रीय चैनल शुरू किए हैं। यानी कि 400-500 में हम संख्या जो है वो संभावित बोल रहे हैं, ये संभावित 400-500 नहीं है, आज लगभग 1000 के आसपास चैनल्स की संख्या पहुंच गई है। स्थानीयकरण का सबसे नाटकीय तरीका संभवतः स्टार टीवी द्वारा अपनाया गया। स्टार प्लस चैनल, जो प्रारंभ में हांगकांग से संचालित पूर्ण रूप से सामान्य मनोरंजन का अंग्रेजी चैनल था, ने अक्टूबर 1996 से 7:30 और 9 के बीच हिंदी भाषा के कार्यक्रम देने शुरू कर दिए। फिर फरवरी 1999 से वह पूर्ण रूप से हिंदी चैनल बन गया, और उसके सभी अंग्रेजी धारावाहिक स्टार वर्ल्ड को, जो कि हम नेटवर्क का अंग्रेजी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय चैनल है, को दे दिए गए। इस परिवर्तन को प्रोत्साहित देने वाले विज्ञापनों में इंग्लिश का ये नारा शामिल था, आपकी बोली, आपका प्लस पॉइंट। स्टार और सोनी दोनों ही संयुक्त राज्य अमेरिका के अपने कार्यक्रमों को छोटे बच्चों के लिए डब करते रहे, क्योंकि उन्हें प्रतीत होने लगा कि बच्चे उन विलक्षणताओं को समझने और स्वीकार करने लगे हैं जो उस स्थिति से उत्पन्न होती है जब भाषा कोई अन्य हो और कथा परिवेश कोई अन्य। क्या आपने कभी कोई डब किया हुआ कार्यक्रम देखा है? उसके बारे में आप क्या महसूस करते हैं? अधिकांश चैनल आज देखते हैं, तमाम बच्चों के लिए आज कार्टून नेटवर्क चैनल आते हैं, तो क्या किया गया है, वे विदेशी चैनल हैं, उनको क्षेत्रीय भाषाओं में डब करके उनका प्रसारण किया जा रहा है, और बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते हैं। इवन कि आप जैसे बड़े बच्चे तो करते ही हैं, साथ में छोटे छोटे बच्चे जो अभी स्कूल गोइंग भी नहीं हैं, वे भी मोबाइल पर यूट्यूब के माध्यम से तमाम वीडियो चैनल्स, राइम्स, स्टोरी और तमाम तरीके के क्रिएटिव और गेम से रिलेटेड चैनल्स देखते रहते हैं। तो ये जो तमाम चैनल्स हैं, जो तमाम सारी चीज़ें हमारे पास हैं, वे आज हमारे चैनल, हमारे टीवी पर, वे सब क्या हैं, विदेशी हैं, और उनको स्थानीय भाषाओं में डब कर दिया गया है, जिससे आज बच्चों में वो काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, है ना, और बच्चे उनको लगातार देख रहे हैं और अपनी समझ को बहुत व्यापक और विस्तृत बना रहे हैं। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार देने वाले चैनलों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार क्षेत्रीय चैनल भी बढ़ रहे हैं, और उनके सबके साथ ही यथार्थवादी प्रदर्शन
है ना, हंसी मजाक के प्रदर्शन, जैसे आप देखते हैं कपिल शर्मा शो, ठीक है, हर सोनी पर आता है सैटरडे संडे। उसके अलावा भाभी जी घर पर हैं, और भी ऐसे तमाम, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ऐसे तमाम हास्य के नाटक प्रसारित किए जाते हैं, जिससे आज हम सब कुछ समय हंसने का प्रयास करते हैं और हंसकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जीवन के लिए हंसना बहुत आवश्यक है। तमाम जहाँ जानकारी परक कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित होते हैं, तो वहीं हास्य से रिलेटेड कवि सम्मेलन है ना, वाह वाह क्या बात है, आप देखते हैं कार्यक्रम, जो तमाम नए युवा कवियों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मंच है, जिनको लिखने का टेस्ट है, और जो अच्छा लिखते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा बोलते हैं, उन लोगों को मोटिवेट करने, इंस्पायर करने के लिए बहुत अच्छा मंच है। वाह क्या बात है ना। उसके अलावा भी ऐसे और बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जिन कार्यक्रमों के माध्यम से जो तमाम युवा प्रतिभाएँ हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए तमाम लाइव चैनल है, लिटिल चैम्प है, इंडियाज़ मोस्ट ड्रामेबाज है, डांस परफॉर्मेंस के लिए तमाम डांस शोज हैं लाइव, जिसमें बच्चे अपना अपना बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस को का प्रदर्शन करके और ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, नाम शोहरत दौलत सब कुछ पा रहे हैं। उसके अलावा कौन बनेगा करोड़पति, इंडियन आइडल, बिग बॉस जैसे वास्तविक प्रदर्शन दिन प्रतिदिन इतने लोकप्रिय होते जा रहे हैं कि इन्हें भी अधिकांश कार्यक्रमों के प्रारूप पर तैयार किए गए हैं। इनमें से किन किन कार्यक्रमों को अंतःक्रियात्मक प्रदर्शन, पारिवारिक नाट्य प्रदर्शन, वार्ता प्रदर्शन, यथार्थवादी प्रदर्शन कहा जा सकता है। तो इन सब काम, जो काम हम पहले कभी किसी समय में कहानियों के माध्यम से कहानी सुनकर करते थे, खेल जो हमारे परंपरागत खेल हुआ करते थे उनको खेल कर करते थे, आज वही कार्य आज हम टीवी, दूरदर्शन, मोबाइल, लैपटॉप और पीसी के माध्यम से करते हैं। आज हमारे पास तमाम सारे ऐसे सोर्सेज हैं, जिनके वीडियो गेम, ऐसे तमाम सारे हमारे पास संसाधन हैं आज जनसंपर्क और संचार के, जिनके माध्यम से आज हम न केवल जानकारी हासिल कर सकते हैं देश दुनिया की घटनाओं की, बल्कि साथ साथ हम अपने मनोरंजन के तमाम साधनों को भी एग्जैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम अपने कैरियर को भी डिसाइड कर सकते हैं। तमाम चैनल्स को देखकर बच्चे क्या करते हैं, आज अपने कैरियर को फिक्स करते हैं, अपने टारगेट को फिक्स करते हैं जीवन के, कि हमें पढ़ लिख कर या बड़े होकर हमें क्या बनना है, या हमें किस व्यवसाय को एक पेशे के रूप में स्वीकार करना है। और बच्चे बचपन से ही जब उन आदतों को डाल रहे हैं, तो आगे चलकर वे निश्चित रूप से उनके सपने साकार हो रहे हैं। और निश्चित रूप से जो हमारा देश है वो आज सूचना क्रांति की बदौलत आज सशक्त राष्ट्र बना है, और एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हम आ गए हैं। इसके अलावा हमने आपको अखबारों के बारे में बताया कि तमाम सारे समाचार पत्र पत्रिकाएं भी हमारे देश में जो है सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और दूरदर्शन तो बहुत बाद में शुरू हुआ, समाचार पत्र आज़ादी से पहले प्रकाशित होने शुरू हो गए थे, और उसके बाद धीरे धीरे सूचना क्रांति में बदलाव आए। हमारे जो छापे खाने थे, अखबार जहाँ छपता है, वो जो प्रेस थी, वो उनमें भी आज बहुत बड़ा चेंज आया है। नई नई जो है विदेशी मशीनें लग गई हैं, और एक एक मिनट में तमाम लाखों अखबार एक साथ पब्लिश हो जाता है। तो और आज हमारे पास जनसंचार के साधन हैं, तो एक पेपर को दूसरी जगह पहुंचाने में हमें कोई बहुत अधिक वक्त नहीं लगता। तो हमारे पास अमेरिका, इंग्लैंड, यूएसए और तमाम विदेशों में छपने वाले अखबार हमारे देश में, और हमारे देश की घटनाएँ, सूचनाएँ अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, तमाम डिश चैनल्स के माध्यम से, तमाम केबल नेटवर्क के माध्यम से एक क्लिक पर एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती हैं और भेजी जा सकती हैं। आज हमारे पास हमारी जो तकनीकी है वो इतनी जो है वो परिपक्व है, स्ट्रॉन्ग है, कि हमने सूचना क्रांति के क्षेत्र में आज बहुत उल्लेखनीय बदलाव किए हैं। और इस बदलाव के कारण हमारे समाज पर उसका असर हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकता है। हमारी लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल, हमारी बोलचाल की भाषा का जो शैली है वो, हमारे आचार विचार व्यवहार और जो सामाजिक मूल्य हैं, वो सब ये तमाम संचार के साधनों और जो उनकी जो तमाम सारे हमारे पास एटीट्यूड हैं, उनके माध्यम से आज हमारे में नित्य नए बदलाव आ रहे हैं। उनकी बदौलत हमारे जीवन की जो दिनचर्या है वो बदल गई है, हमारी जीवन शैली बदल गई है, हमारा रहन सहन, हमारे आचार विचार व्यवहार और बोलचाल, यहाँ तक कि बोलचाल और हमारे जो कॉन्टेक्चुअल जो रिश्ते हैं वो भी बदल गए हैं, उनका स्वरूप भी बदल गया है, और आज सब कुछ बड़ा प्रोफेशनल हो गया है। ये सब जनसंचार और सूचना क्रांति की देन है। तो इस तरह से आज ये लेसन पूरा हुआ, आपका 7वां लेसन। अपनी जनसंचार के साधनों में अपने समाचार पत्र पत्रिकाएँ, रेडियो, दूरदर्शन
है ना, और अपना मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट और इन सब के माध्यम से आपने इस लेसन में जाना और समझा कि किस तरीके से इस जनसंचार के साधनों ने हमारे जीवन को कितना बदल के रख दिया है। ख़ास तौर से अगर हम आज के इस लॉकडाउन पीरियड की बात करें तो मार्च से लेकर अब तक इस मुश्किल दौर से हमें उबारने का काम यदि किसी ने किया है तो वह है मोबाइल और इंटरनेट, जिसके माध्यम से हम इन विषम परिस्थितियों में भी आपसे और हम जुड़े हुए हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं और हम रूबरू इंटरेक्ट कर रहे हैं आपसे इस मोबाइल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस लेसन को पूरा समझ गए होंगे। इसके जो पीछे जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं इनको अच्छे से अपने रजिस्टर में नोट डाउन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, समाचार पत्र उद्योग में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनकी रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए और इन परिवर्तनों के बारे में अपनी राय दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या एक जनसंचार के माध्यम से रेडियो खत्म हो रहा है? उदारीकरण के बाद भी भारत में एफएम स्टेशनों के सामर्थ्य की चर्चा की है। तो आपने ये जाना, समझा और आपको इसे अपने नोटबुक में अपने शब्दों में तैयार करना है कि क्या जनसंचार के माध्यम में रेडियो की भूमिका खत्म हो रही है क्या? तो हमें ये बताना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे काफ़ी लंबा डिस्कस किया है और उदारीकरण के बाद ही भारत में एफएम स्टेशनों की सामर्थ्य पर चर्चा करिए कि आज एफएम की क्या स्टेशन जो तमाम क्षेत्रीय स्तर पर आज तमाम एक्टिवली काम कर रहे हैं। आज आप कार में बैठे एफएम सुन ले रहे हैं, खेतों में खेती करते समय एफएम सुन रहे हैं, बाइक चलाते समय आप ईयरफोन के थ्रू, आप वॉक करते समय ईयरफोन के थ्रू आप कनेक्ट हैं और एफएम का से आप न केवल जानकारियाँ हासिल कर रहे हैं बल्कि आप अपना इंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, अपना बौद्धिक विकास भी कर रहे हैं। दूसरा, आप उस के थ्रू आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप वार्म अप कर रहे हैं और जो है तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस जनसंचार के साधनों के माध्यम से हमें इस मोबाइल के माध्यम से उपलब्ध हैं और हम सब अपने जीवन में उनको उतारने का काम कर रहे हैं, जिससे आज हमारे जीवन के पूरे सारे पहलुओं को जिसने बदल के रख दिया है। हमारी पूरी दिनचर्या बदल गई है और प्रभावित किया है हमारे जीवन को, हमारे जीवन के स्वरूप को, ढांचे को, न केवल जीवन के बल्कि पूरे समाज की तस्वीर को बदल के रख दिया है जनसंचार के साधनों ने। इस पर आप विस्तार से लिखेंगे। उसके अलावा टेलीविज़न के माध्यम से जो परिवर्तन हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव टेलीविज़न से हुआ है। 80 के दशक में जहाँ रामायण शुरू हुआ था जिस दौर में, तब से लेकर अगर हम आज तक की 2020 तक की बात करें तो हम देखेंगे कि 40 सालों में इस टेलीविज़न ने हमारे देश में क्रांति ला के रख दी है। तो इस पर आपको चर्चा करनी है, अपना नोट डाउन करना है और इसकी रूपरेखा आपको बतानी है। उसके अलावा वही 3 बातें मैं आप लोगों को दोहराऊँगा। और नेक्स्ट टर्न पर लेसन नंबर 8 सामाजिक आंदोलन, ये एक लास्ट लेसन होगा मेरे ख्याल से, ये हम अगले टर्न पर शुरू करेंगे। सामाजिक आंदोलन आपका ये अंतिम लेसन है इस बुक में। इस बुक का नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। भारत में सामाजिक विकास एवं परिवर्तन, ये लेसन इस बुक के 7 लेसन पूरे हो चुके हैं। आज मैं 7वां लेसन पूरा कर चुका हूँ और नेक्स्ट टर्न पर थर्सडे को मैं इसका 8th लेसन शुरू करूँगा, सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन। और इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, वही 3 बातें फिर दोहराऊँगा कि इस लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण जब बढ़ रहा है, हम सबको ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इस बार अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धोना है और घर से बाहर जब भी निकलेंगे मास्क पहनकर निकलेंगे। बहुत आवश्यक ना हो तो घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें। अपना ख्याल रखें, साथ ही अपने माता पिता और अपने परिवारजनों का भी ख्याल रखें। स्वस्थ रहें।